ओके, तो आज हम सेल के चैप्टर से कुछ एमसीक्यूज, कोई 4 to 5 एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं। फिर एक छोटा सा गैप होगा, उसके बाद दूसरा सेशन भी स्टार्ट करेंगे। ये जो आज के एमसीक्यूज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसका हम सिर्फ आंसर तलाश नहीं करेंगे कि इसका आंसर क्या है, बल्कि हम एमसीक्यूज को पढ़ेंगे, एमसीक्यूज को समझने की कोशिश के साथ साथ देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है और एक एमसीक्यूज को कितने एंगल से हम देख सकते हैं। यानी ये एक किस्म की आपकी ट्रेनिंग भी है कि आप एमसीक्यूज को किस नज़र से आपको देखना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आपने पहले तो आपने सेल का चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, सेल का चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो हमें बार बार उस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अब देखते हैं, पहला जो एमसीक्यूज हमारे पास है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज ऑलवेज कंटेन्स डीएनए। अभी एक एमसीक्यूज है, सवाल ये पूछ रहा है कि यहां पर जो ऑर्गेनेलीज हमने मेंशन किए हुए हैं उनमें किसके अंदर जो है डीएनए मौजूद है। तो पहला जो है वो सेंट्रियोल है, दूसरा गोल्जी अपरेटस है, थर्ड पे है लाइसोसोम और फोर्थ पे है माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक स्टूडेंट ने अक्सर उसने ये सुना है कि भाई डीएनए जो है वो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है, क्रोमोसोम मौजूद है, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए मौजूद है। ठीक है, ये जहां तक एक एक एवरेज स्टूडेंट ने पढ़ा होगा उसने सिर्फ यहां तक पढ़ा होगा। ठीक है, अब उस ऑप्शन में कहीं पर भी आपको न्यूक्लियस नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि नॉलेज में थोड़ी सी कमी है। अगर सही मानों में हमने ये चैप्टर पढ़ा हो तो हम देखेंगे कि डीएनए जो है वो सिर्फ न्यूक्लियस में मौजूद के अलावा, न्यूक्लियस के अलावा और भी ऑर्गेनिज्म में मौजूद हैं। जैसे कि ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में बिल्कुल इसमें ये वो ऑर्गेनेल है जिसमें डीएनए मौजूद है। बाकी लाइसोसोम में अगर कोई बैक्टीरिया, कोई इस तरह से दूसरा पैथोजन आ गया है और उसकी डाइजेशन हो रही हो तो हो सकता है उसमें भी थोड़ा बहुत डीएनए आ जाए, आरएनए आ जाए। बाकी गोल्जी अपरेटस में यहाँ पे नहीं हो सकता, सेंट्रियोल में नहीं हो सकता, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में जो है अच्छा खासा डीएनए आपको मिल सकता है, तो इसका ये ऑप्शन होगा। ठीक है। अच्छा, ओके, अब ये थर्ड एमसीक्यूज है हमारे पास। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड exocrine cells be expected to contain as a result of their function। इस सवाल को एक तो जब आप रीड करेंगे तो आपको इसका मतलब समझ आना चाहिए कि ये सवाल कह क्या रहा है, नंबर वन। नंबर दो, जब आपको सवाल समझ आ जाए, वो कह रहा है कि इनमें से एक्सोक्राइन सेल के बारे में बात हो रही है। सेल्स दो तरह के हैं, एक एंडोक्राइन, जैसे कि एंडोक्राइन सेल्स है और एक्सोक्राइन सेल्स होते हैं। एंडोक्राइन सेल्स हार्मोन रिलीज करते हैं, एक्सोक्राइन सेल्स मोस्टली इंजाइम रिलीज करते हैं। जैसे कि आपके सलाइवा के अंदर इंजाइम है, यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, आपके बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, वो सिक्रीशन इंजाइम्स रिलीज करते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड एक्सोक्राइन सेल। अब एक्सोक्राइन सेल के बारे में बात हो रही है। एक्सोक्राइन सेल के साथ कुछ बातें हमने नीचे मेंशन की हुई, कहता है इनमें से कौन सा वो एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि ये वाली बात, ये वाला ऑप्शन एक्सोक्राइन सेल के साथ आ सकता है। तो चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन को हम एक्सोक्राइन सेल के साथ देखेंगे कि ये ऑप्शन इनके अंदर मौजूद है या नहीं मौजूद है। तो पहला है इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ डीएनए, एक्सोक्राइन सेल्स में डीएनए ज्यादा होगा। दूसरा है इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। थर्ड है इंक्रीज नंबर ऑफ लाइसोसोम्स। फोर्थ है लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया।
अब यहां से एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्चुअल इसलिए है, ये एमसीक्यूज दरअसल हमें ये आइडिया देना चाहता है, ये एमसीक्यूज हमें ये आइडिया देना चाहता है कि एक्सोक्राइन सेल का पहले मतलब जाने कि ये है क्या चीज। एक्सोक्राइन सेल्स जो है, अगर मैं आपको एक बता दूं, ये मैंने क्या कहा था, ये सिक्रीशंस निकालते हैं। सिक्रीशंस में क्या होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली यहां पर एंजाइम, अभी अभी मैंने कहा था, अगर अगर किसी स्टूडेंट ने कभी एक्सोक्राइन सेल का नाम सुना ही नहीं है, वो इस तरह का एमसीक्यू सॉल्व ही नहीं कर सकते, बिल नामुमकिन है। तो पहले तो उनको पता होना चाहिए कि एक्सोक्राइन सेल्स क्या है, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा रीड भी करें, जितना आपका कॉन्सेप्ट बना हुआ है, जितने ज्यादा टॉपिक्स, जितने ज्यादा चैप्टर्स आपने पढ़े हुए हैं, उतना ही एमसीक्यूज को हल करने का जो चांसेस है वो बढ़ गए होंगे। तो इंजाइम पर अगर आप गौर करें, ये एक्सोक्राइन सेल निकालते हैं, एक्सोक्राइन सेल इंजाइम निकालते हैं। इंजाइम किस चीज से मिलकर बना हुआ है, इंजाइम हमारे पास बना हुआ है किस चीज का, ये सबको पता है। ये हम लोग जब इंजाइम का चैप्टर पढ़ते हैं तो बोलते हैं ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। और प्रोटीन को हमने पढ़ा था कि ये सेल के अंदर कहां पे बनता है। तो प्रोटीन हमने पढ़ा था कि ये सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन जाता है। कहां पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, शॉर्टकट में ER लिख लेता हूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये बन जाता है। तो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, SER है, और एक जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, RER। यहां पर भी हमने पढ़ा था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है न्यूक्लियस के साथ, बिल्कुल अगर लेट्स सपोज ये आपका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के साथ यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट होगा। यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है राइबोसोम्स मौजूद है। राइबोसोम बहुत सारे छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर राइबोसोम होते हैं, और वो जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सोक्राइन सेल जो है उनके अंदर क्या ज्यादा हो सकते हैं, तो जाहिर है वो चीजें ज्यादा होंगी जो इंजाइम बनाते हैं, जो प्रोटीन बनाते हैं। और हमें पता है कि प्रोटीन कौन बनाते हैं, वो इंक्रीज अमाउंट ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो हम ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट करेंगे कि ये जो है ये एक्सोक्राइन सेल के साथ एक्सपेक्टेड है। जी हाँ, ये था आपका थर्ड एमसीक्यूज। ठीक है, देन फोर्थ एमसीक्यूज में क्या पूछ रहे हैं हमसे, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस। हमें पता है कि न्यूक्लियोलस क्या है। अब इस एक स्ट्रक्चर बहुत सारे स्टूडेंट ने सुना होगा, बिल्कुल, न्यूक्लियस तो क्लास 9th के बायोलॉजी के बुक से उसका जिक्र, जहां तक मुझे पता है वहां से ये इसका जिक्र शुरू होता है, क्लास 9, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर तक आप लोगों ने 4 साल मुकम्मल किए हुए हैं, तो इतना पता होगा कि न्यूक्लियोलाई जो है वो एक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के अंदर है। अब न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई के बारे में हमारे पास कितना आइडिया है और इससे रिलेटेड कितने एमसीक्यूज हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला एमसीक्यू ये है, करेक्ट स्टेटमेंट इसके बारे में क्या होगा, ओनली सिंगल लाइटर बॉडी, यानी ये एक सिंगल लाइटर बॉडी है। ऑलवेज मोर डेंसर बॉडीज, यानी ये जो न्यूक्लियोलाई है ये एक तो ज्यादा भी होते हैं और ये डेंस है, लाइटर एंड डेंसर, उसमें ज्यादा डेंसर होते हैं। सी पे कह रहे हैं वन और मोर लाइटर बॉडी, एक या एक से ज्यादा लाइटर बॉडीज है, वन और मोर डेंस बॉडीज। आई थिंक ये वाला जो एमसीक्यूज है ये ना तो ये कोई स्टूडेंट कह रहा है कि आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरा आवाज तो क्लियर है। बिल्कुल। अच्छा जनाब, तो अब ये जो एमसीक्यूज है ये मुझे मिला A लेवल के किसी बुक से, मैंने इसको उठा लिया था। ठीक है,
और वहां पर भी ये इस तरह का मौजूद नहीं था जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ है। वहां पर क्वेश्चन के अंदर ये आइडिया पड़ा था, मैंने वो क्वेश्चन उठा दिया। यानी बाज औकात ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो हो सकता है फर्स्ट ईयर के जो आपकी बायोलॉजी की बुक है, सिंध बोर्ड है, बलुचिस्तान बोर्ड है, फेडरल बोर्ड है, उसमें शायद इस तरह का आइडिया नहीं हो। तो इसका मतलब ये कुछ आइडियाज हम एक्स्ट्रा भी हम लोग पढ़ सकते हैं। तो न्यूक्लियोलस जो है, इसका राइट ऑप्शन ये है कि ये एक या एक से ज्यादा डेंस बॉडी, वन आर मोर डेंस बॉडी, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये आप कह सकते हैं ये एक पॉइंट है जो आपने अभी याद कर लिया, और आपको जब भी ये एमसीक्यूज आ जाए तो आपको पता होगा इट इज वन और मोर डेंस बॉडीज, ये इसका राइट ऑप्शन है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। अच्छा जनाब, नेक्स्ट पे हम जाते हैं। Which one cannot be called an organelle? इन नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसको आप ऑर्गेनल नहीं कह सकते? कैन नॉट बी, ठीक है, जो नहीं कह सकते आप। अब देखिए, स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि ऑर्गेनल क्या है। एक, सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स है जो एक खास रोल अदा करते हैं। उसके बाद देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया एक स्ट्रक्चर है सेल के अंदर, तो ये तो खास रोल अदा करते हैं, ये तो ऑर्गेनल है। लाइसोसोम भी ऑर्गेनल है, लाइसोसोम भी तो सेल के अंदर है ना, कोई परफॉर्म कर रहा है। न्यूक्लियोलस भी तो सेल के अंदर है, वो भी परफॉर्म कर रहा है। न्यूक्लियस भी सेल के अंदर है, रोल अदा कर रहे हैं। यहाँ पर एक स्टूडेंट जो है ना वो सोचने पे मजबूर हो गया कि कौन सा ऑप्शन है जिसको मैं ऑर्गेनल नहीं कह सकता। दरअसल यहाँ पर भी एक आइडिया छुपा हुआ है, बड़ा सा स्पेशल आइडिया छुपा हुआ है। वो ये है कि जब हम न्यूक्लियोलस की बात करते हैं तो न्यूक्लियोलस के साथ एक स्टेटमेंट हम लिखते हैं, वो है इट इज अ सब ऑर्गेनली। क्या कहते हैं इसको? सब ऑर्गेनली कहते हैं। एक वर्ड है सब ऑर्गेनली। अब सब ऑर्गेनली का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास पहले से एक ऑर्गेनल मौजूद हूं, लेट्स सपोज दिस इज वन ऑर्गेनल, दिस इज वन ऑर्गेनल, इस ऑर्गेनल के अंदर एक और ऑर्गेनल पड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सब ऑर्गेनल। आई होप आपको अभी समझ आ गया होगा मैं किस बात की तरफ इशारा कर रहा हूं। न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से इसको सब ऑर्गेनल कहा जाए। लिहाजा आपके पास अगर इस तरह के ऑप्शन आ जाए तो आपका जो माइंड सेट है वो ऑप्शन सी पे जाएगा कि न्यूक्लियोलस जो है वो चूंकि सब ऑर्गेनल है, लिहाजा उसको अगर हम ऑर्गेनल ना कहेंगे, सो दिस विल बी मोर गुड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका सी है। रीजन भी मैंने बता दिया, ठीक है, कि क्यों ऐसा है। अच्छा, which one is not an organelle? अब इसको मैंने थोड़ा सा इजी है, मैंने इसको ऑप्शन ज्यादा दिए जस्ट आपको ट्रेन करने के लिए। कभी ए बी सी डी के अलावा ई भी आ सकता है, एफ भी आ सकता है। जी तो वैसे नहीं आएगा, लेकिन ई एफ तक जा सकते हैं बाज़ औक़ात। अब वो कह रहे हैं कि इसमें कौन सा ऑर्गेनल नहीं है, विच वन इज नॉट एन ऑर्गेनल। ये जो कभी कभी एमसीक्यूज में ये लोग नॉट लिखते हैं, ये स्टूडेंट्स को थोड़ी सी कंफ्यूज करने के लिए, विच वन इज नॉट एन ऑर्गेनल। तो अब आपने ऑर्गेनल नहीं ढूंढना है, तो बाज बाज स्टूडेंट जो है वो सवाल को पढ़ते हैं विच वन इज नॉट एन ऑर्गेनल, उसके जहन में ये आता है कि हमसे ऑर्गेनल के बारे में पूछा जा रहा है, तो माइंड आपका सीधा ऑर्गेनल की तरफ जाएगा, तो फिर आप ऑर्गेनल को ढूंढते हैं। वो जो नॉट है, नॉट जो है आपका माइंड उसको इतना जल्दी आपके लिए एक्सेप्ट नहीं करता, इसीलिए आपको थोड़ा सा गौर से सोचना होगा इसके बारे में। जब इस तरह के नॉट है, विच वन इज नॉट दिस, विच वन इज नॉट दिस, विच वन इज नॉट करेक्ट। अब देखो वो कभी कभी कहते हैं विच वन इज नॉट करेक्ट, ये सवाल है। अगर ये ऐसा बोलते कि विच वन इज फॉल्स तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं लिखते विच वन इज फॉल्स, विच वन
इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। तो करेक्ट का लफ्ज माइंड जल्दी पिक कर लेता है, इसीलिए आप करेक्ट ढूंढते हो और बाद में आपसे गलती हो जाती है। तो ये वाले जो सवाल है, ये नॉट वाले जो है, विच वन इज नॉट ट्रू, नॉट करेक्ट, नॉट एन ऑर्गेनल, इसमें आपने गौर करना है। सो अब आपने ढूंढना है जो ऑर्गेनल नहीं है। अब यहां पर है सबसे पहला है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल तो हमें पता है सेल के अंदर है और सेल डिवीजन में इसका बहुत बड़ा किरदार है, ये एक ऑर्गेनल है। बी पे है स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स हमने कहा था कि सेल के अंदर जब एक सेल डिवाइड होते हैं तो यहाँ पर एक साइड पर यहाँ पर सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल इस तरफ आएगा, एक सेंट्रियोल जो है वो इस तरफ आएगा, दो सेंट्रियोल यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं पोल पे। एक सेंट्रियोल से यहाँ पर छोटे छोटे से धागे, जैसे हम लोग धागे कहते हैं, वो निकलते जाते हैं। ये जो छोटे छोटे धागे हैं, इन धागों के साथ बाद में क्रोमोसोम्स अटैच हो जाते हैं, इतना तो हमने पढ़ा था। और इन धागों की मदद से क्रोमोसोम सेल्स के एक तरफ, हाफ एक तरफ चले जाते हैं, हाफ दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो ये जो धागे आप देख रहे हैं, इन धागों का नाम क्या है? स्पिंडल फाइबर्स। तो स्पिंडल फाइबर्स जो है ये ऑर्गेनल नहीं है। एक तो आपके पास आ गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इतने जज्बाती हो जाते हैं कि वो देखती ही स्पिंडल फाइबर, उसको पहला जो ऑप्शन उसको मिल गया, हाँ बस जवाब मिल गया, फौरन बाकी को पढ़े बगैर वो डायरेक्ट सर्कल फिल करते, डी वाला जल्दी जल्दी से फिल करते, खुश भी हो जाते हैं कि ये देखो मैंने इसको सीखा। लेकिन इस तरह के एमसीक्यूज में जब फौरन आपके जहन में कोई आसान सा जवाब आ जाए तो आपने धोखा नहीं करनी। क्यों? रीजन क्या है इसका? ये कुछ स्टूडेंट्स अभी मुझे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो शायद वो लेट है। एकेडमी के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लेट एंट्री की भी, उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कलीमला आपको ये लेक्चर सारा भेज देगा, डोंट वरी। और होप कि मैं चैनल पे ही इसको अपलोड करूँ। ये ज्यादा अपलोड नहीं होंगे लेकिन इक्का दुक्का अपलोड हो जाएंगे। अच्छा जनाब, तो हम बहुत ख्याल करेंगे। अच्छा अब थोड़ा आगे भी तो चले ना। थर्ड ऑप्शन है वो क्रोमोसोम है। अब आप देखो ये जो क्रोमोसोम, आप ये डायग्राम मैंने लिखा हुआ है, दिस वन क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम भी तो ऑर्गेनेलिज नहीं है ना, वो तो न्यूक्लियस के अंदर है। लेकिन आप क्रोमोसोम को ऑर्गेनेलिज नहीं कह सकते। तो ये क्रोमोसोम भी आपका ऑर्गेनल नहीं है, राइट? अच्छा उसके बाद है डी ऑप्शन है, डी इंजाइम है। इंजाइम भी सेल के अंदर मौजूद होते हैं और ये खास रोल अदा करते हैं, बिल्कुल बड़ा अच्छा रोल अदा करते हैं, चीजों को तोड़ते हैं, बनाते हैं। लेकिन इंजाइम ऑर्गेनल नहीं है, लिहाजा ये डी वाला ऑप्शन भी उसमें सही आ रहा है। तो जब आपको पता चल जाए यार ऑप्शन में एक से ज्यादा करेक्ट है, एक से ज्यादा करेक्ट है, तो फिर आपने जाना होगा, मजीद ये देखना होगा कि नीचे मेरे लिए जरूर ऐसा ऑप्शन अवेलेबल होगा जहां पर बोथ वाला ऑप्शन, बोथ ए बी, बोथ बी सी, बोथ डी सी, ये आपको ढूंढना होगा। तो अगर आप ई पर आ जाए, वो कहता है बोथ बी एंड सी, बी एंड सी, बी एंड सी स्पिंडल फाइबर और क्रोमोसोम, ये नहीं हो सकता। अब आप एफ पे जाए, बोथ ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ए में तो सेंट्रियोल आ रहा है, लिहाजा आप एफ को पिक नहीं कर सकते हैं। अगर हम जी पर आ जाए तो कहते हैं बोथ बी सी एंड डी, तो ये हमारे लिए अब ये सही होगा। सो ऑप्शन जी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो बाज एमसीक्यूज में इस तरह का जंजाल भी आ जाता है, बोथ ए एंड सी, बोथ डी एंड ई, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, उस तरह की क्वेश्चन में आपने ख्याल करना है। तो ये 6 एमसीक्यूज यहाँ पे हो गए। ये दरअसल पिछले हफ्ते को मैंने तैयार किया था ये लेक्चर, लेकिन उस दिन चूंकि क्लास नहीं हुई, ये आज मैंने आपके साथ डिस्कस, और मैंने हाफिज साहब से ये भी डिस्कस किया था कि मैंने आज डबल लेक्चर लेंगे। तो ये एक लेक्चर खत्म हो गया, दूसरा लेक्चर आपके साथ मैं शेयर करूंगा